जी जी। बिल्कुल जय सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से जगह जगह किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है, पीटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने की कगार पर है और जगह जगह बेनकाब पाकिस्तान हो चला है, आंतरिक कला से जूझ रहा है, अपने आंतरिक कला को सुलटा नहीं पा रहा। आखिर ये टेररिज्म फैला के पाकिस्तान को मिलता क्या है, हासिल क्या हुआ है अभी तक? हर्षा जी, मेरे को इसके लिए 2-3 मिनट चाहिए होंगे क्योंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। हर्षा जी, 1971 में जब भारत की भारी विजय हुई पाकिस्तान पे युद्ध में और उसके बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा, वो दिन था 16 दिसंबर 1971। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। उस दिन पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, आने वाले समय में पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद का समर्थन करेगा। 5 साल बाद जब जनरल जियाउल हक ने मिलिट्री कू में सत्ता संभाली, तब जियाउल हक ने इसे, जो पॉइंट नंबर 3 था आतंकवाद का, उसे एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन में लिखाया जिसका नाम है बीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, जो आज तक पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पढ़ाया जाता है, जहां पे मीडियम लेवल के आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर जाते हैं स्टाफ कॉलेज के लिए। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद की इस्तेमाल की 15 साल पंजाब में और फिर 36 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में। अगर हम देखें, जो पॉइंट नंबर 2 था कि पाकिस्तान आने वाले समय में युद्ध करेगा जम्मू कश्मीर में, जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस का पॉइंट नंबर 2 था, वो पाकिस्तान का पॉइंट सफल नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान जानता था सैनिक तौर पे वो भारत को नहीं हरा सकता है। लेकिन सब कुछ बदला 2013 में, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। उसके बाद जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां शुरू हो गई, उनकी आर्थिक दोस्ती बढ़ी, लेकिन उनकी सैनिक दोस्ती भी बहुत बढ़ी। और इसी साल 17 मार्च 2025 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है वो 2035 की तरफ जा रही हैं टू फ्रंट वॉर की। लेकिन पिछले साल अगस्त में जिस तरह से शेख हसीना को देश से भागना पड़ा, और जब वो अभी मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है जो बिल्कुल भारत विरोधी है, अब मेरे को लग रहा है ये 2035 का जो टू फ्रंट वॉर की युद्ध है वो उससे पहले भी हो सकता है और ये 3 फ्रंट वॉर भी हो सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बांग्लादेश हमारी तरफ एंटी होता जा रहा है। यानी कि संक्षेप में कहने का यह है कि पाकिस्तान का जो ये आतंकवाद को समर्थन करने का मकसद है, वो एक लंबा मकसद है, वो है भारत पे युद्ध करना। पहले चीन के साथ और अब बांग्लादेश के साथ मिलके, जिस तरह से हमने देखा है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं आर्थिक तौर पे, सैनिक तौर पे, ये भारत के ऊपर युद्ध करने की संभावना बहुत ज्यादा है, जो आने वाले समय में मैंने आपको बताया। लेकिन सर, और एक युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न भी हुई थी, मौका तो इन्हें दिया ही था, तब खुद ही तो बैकस्टेप कर गए थे ना, तभी तो हस्तक्षेप की मांग ट्रंप से की थी, सीज फायर की बातचीत शुरू करवाई थी। हर्षा जी, तब पाकिस्तान ने क्यों सीज फायर किया? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में आने से मना कर दिया। हथियार दिए लेकिन युद्ध में आने से मना करते। उसका कारण यह कि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2027 में ताइवान पे हमला करेगा। उससे पहले चीन किसी भी युद्ध में नहीं अपने आप को उलझाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की मदद करने से सैनिक तौर पे चीन ने साफ मना कर दिया। मैं 2 मिनट और चाहूंगा हर्षा जी। हर्षा जी देखिए, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने 16 अप्रैल को कहा कि टू नेशन थ्योरी के बारे में कहा, और कहा कि हिंदू और इस्लाम धर्म कभी मिल नहीं सकते। यही चीज आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले 28 जून को कही, जब पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड में वो स्पीच दे रहा था। असीम मुनीर बार बार कहता है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन असीम मुनीर को भारत में भी देखना चाहिए, कहां पे, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है असीम मुनीर वही कर रहा है जो दशकों से पाकिस्तान में होता है। वो हिंदू धर्म के प्रति नफरत, भारत के तरफ नफरत, क्योंकि
जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो भारत विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है। बिल्कुल, बेशक वो भारत विरोधी हैं क्योंकि उनके खुद के रूट जब भारत से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से जहर उगलते हुए हमेशा भारत के लिए नजर आते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब तो मुनीर सुप्रीम लीडर भी बनने की फिराक में हैं और मुनीर वही हैं जिन्होंने पहलगाम का जो पूरा अटैक था उसको प्लान किया था और ये खुद वहां के एक रिटायर्ड मेजर ने कहा था। ऐसे में अगर वो सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात किसी ना किसी तरह मनवा भी लेते हैं, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अब आतंक की स्थिति और ज्यादा ही बढ़ने वाली है। थोड़ी संजनक जो सर, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही। आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट। तब तक यही सवाल जे सोडी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अच्छा जी, देखिए, असीम मुनीर तो फील्ड मार्शल बन गया, लेकिन असीम मुनीर ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान पे और ज्यादा प्रतिबंध लग जाएंगे। तो मुखौटे के तौर पे तो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो तो कोई ना कोई सिविलियन ही रहेगा, लेकिन जैसे आप जानते हैं लगातार 1947 से पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान की हुकूमत को चलाती है। तो असीम मुनीर अपने आप को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएगा। जहां तक असीम मुनीर के जो लंबे सपने हैं, वो लंबे सपने वो अपने लोगों को, अपनी आवाम को दिखा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर वापस लेगा, इसलिए बार बार वो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता है। हकीकत के तौर पे तो पाकिस्तान भी जानता है कि वो सैनिक तौर पे हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर जो अब इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये एक लंबे एम की वजह से। बिल्कुल, तो ऑल इन ऑल जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की खासा जरूरत यहाँ पर महसूस होने लगी है। बहुत शुक्रिया जे सोडी जी और मोहम्मद अली शाह जी, आप अपनी बात नहीं रख पाए, टेक्निकल ग्लिच था, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात